हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस साइंस क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने उसमें फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा था। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं, मतलब जब किसी सब्सटेंस के अंदर जो चेंज है वो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, जैसे कि उसकी शेप में, उसकी साइज़ में या फिर उसके स्टेट में अगर चेंज आता है तो वो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस क्या होते थे? द चेंजेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो केमिकल चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो अपने पहले वाले सब्सटेंसेस से टोटली डिफरेंट होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो टोटली ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती हैं और केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल्स हैं आपके पास, फ्रूट्स की कटिंग करना। आप फ्रूट्स को कट करते हैं तो फ्रूट रहता तो वही है, उसकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई ना, सिर्फ हमने उसकी शेप या साइज़ को चेंज किया है। सो कटिंग ऑफ फ्रूट, कटिंग ऑफ वुड, किसी भी चीज़ की कटिंग करना, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। इसके साथ साथ जैसे आपका वाटर होता है, ठीक है, वाटर को आप फ्रीज़ करते हैं तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर स्टेट। तो जो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना या वेपर्स में कन्वर्ट होना, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, नो न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म्ड। जबकि केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो सीड्स का जर्मिनेट होना होता है, या आप किसी भी फ्रूट्स वगैरह को जैसे कट करके रखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि उसके कलर में चेंज आ जाता है, तो वो भी आपका एक केमिकल चेंज होता है। हमने केमिकल चेंज को समझने के लिए एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उस पर समझाई थी कि जब हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, और जिसमें सॉल्यूशन का कलर जो था वो ग्रीन से, जो मतलब ओरिजिनली ब्लू था, वो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया था। तो अब हम केमिकल चेंज को समझने के लिए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टडी करेंगे एंड दैट एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो चलिए अब हम इस एक्टिविटी को अंडरस्टूड करते हैं। मैग्नीशियम आपकी मेटल होती है, इसको हम Mg, कैपिटल M एंड स्मॉल g, दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, तो इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ स्मॉल मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने मैग्नीशियम की छोटी सी स्ट्रिप ले ली है, इसको पहले अच्छे से सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ओरिजिनल अगर कोई कोटिंग वगैरह होगी तो वो पहले अच्छे से रिमूव हो जाएगी और ये पेपर आपका बिल्कुल स्ट्रिप बिल्कुल क्लीन हो गई। आफ्टर दैट हम कैंडल की हेल्प से या बर्नर की हेल्प से इसको बर्न करेंगे। यू हैव टू बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाएगा, इसके बाद जो आपका रेजिड्यू बचेगा, बर्न होने के बाद आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट अ वाइट पाउडर, और उस वाइट पाउडर को आप कलेक्ट करेंगे इन अ चाइना डिश। ये आपके पास ओरिजिनली एक मैग्नीशियम रिबन है, आपने इसको बर्न किया, अच्छे से जला दिया। उसके बाद आपको रेजिड्यू में क्या मिला है? वाइट पाउडर, एंड दैट वाइट पाउडर इज बेसिकली अवर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओरिजिनली हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम रिबन, इसको बर्न किया और हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप Mg से रिप्रेजेंट करते हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका MgO। उसके बाद आपने क्या करना है? इस वाइट पाउडर को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। यू विल टेक अ बीकर, उस बीकर में से 20 ml हमने वाटर ले लिया, लगभग 20 मिलीलीटर हमने वाटर ले लिया, एंड वी विल डिज़ोल्व दिस वाइट पाउडर इन दिस बीकर।
आप अच्छे से इसको स्टिर करेंगे और पूरा हिला देंगे, ये आपका क्या बनेगा, यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया है, आफ्टर डिसॉल्विंग इट वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज MgOH होल ट्वाइस। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें ये चेक करना है, इसका नेचर चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, वेदर इट इज़ एसिडिक इन नेचर और इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर तो हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं, इफ़ वी टेस्ट इट विद ब्लू लिटमस पेपर देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज़ ब्लू ही रहेगा। एंड इफ़ वी चेक इट विद रेड लिटमस पेपर, अगर हम इसको रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करते हैं, द रेड लिटमस पेपर विल गेट ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो अब आप सोच के बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन होता है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आपने चैप्टर 5 एसिड और बेस वाले चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी किया था, दैट द बेसिक सॉल्यूशन कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं अगर उनको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला जाए देन देयर इज़ नो चेंज इन द कलर। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम टेस्ट कर रहे हैं, सो इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया इस एक्टिविटी में, सबसे पहले आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। आफ्टर दैट आपने उसको बर्नर की हेल्प से अच्छे से बर्न करना है। बर्न होने के बाद यू विल गेट अ वाइट पाउडर। वो वाइट पाउडर क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हैव द फॉर्मूला MgO। फिर हमने उस वाइट पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व किया है। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। वो सॉल्यूशन है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH, OH के होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो 2 है वो OH दोनों के साथ है, इसके बेस में है। फिर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नेचर को टेस्ट करने के लिए हमने लिटमस पेपर का यूज़ किया। तो अगर हम इसको ब्लू लिटमस पेपर पे चेक कर रहे हैं देन देयर इज़ नो चेंज इन इट्स कलर, तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट करने पर ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं। तो इससे हमें पता लगा दैट दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। तो अगर हम इनकी केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो हमारी जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है वो है Mg+O2। Mg फॉर मैग्नीशियम, O2 फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न होता है एंड वी विल गेट MgO। इसको बैलेंस करना है तो इसके आगे 2 और लग जाएगा। सो 2Mg + O2 वी विल गेट 2MgO। एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज, जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमें क्या मिला था, वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज MgOH होल ट्वाइस। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की नीड नहीं है। सो दीज 2 आर आवर केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंज हुआ इसके अंदर, क्योंकि जो नए सब्सटेंस बने, पहला नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दूसरा नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये दोनों ही सब्सटेंस जो हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस मैग्नीशियम से पूरी तरह अलग हैं। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, केमिकल कंपोजिशन अलग हैं। तो हमें क्या पता लगा है दैट इस एक्टिविटी से हमें प्रूव हो रहा है कि ऐसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और वो नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जहाँ होगा वहाँ केमिकल रिएक्शन भी होती है, मतलब केमिकल चेंजेस आर रिलेटेड विद केमिकल रिएक्शंस।
So this is about our chemical changes. अगर हम कुछ और केमिकल चेंजेस की बात करें, आपकी डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आपने देखे हैं, तो उसमें एक फूड का कुक होना, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, प्लांट की ग्रोथ होना, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड जर्मिनेट होके सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से फिर न्यू प्लांट बनता है। तो ये जो चेंजेस हैं फूड की कुकिंग का, फूड का डाइजेशन का, तो ये भी सारे आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि इनमें भी जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस से, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रूट्स का राइप होना, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। अगर हम और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। चलिए, क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आप लोग क्रैकर्स को बर्न करते हैं ना। सो द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, एक्सप्लोजन का मतलब होता है एकदम से विस्फोट हो जाना, क्योंकि जब हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो एकदम से क्रैकर्स बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस। तो ये जो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होते हैं। सो द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स विच प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस, इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज, क्योंकि जब भी हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं, उनको एक्सप्लोड करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वजह से हीट, लाइट, साउंड और बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंड हमारा इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका फ्रूट्स का। जैसे कि फ्रूट्स आपके एग्जाम्पल्स के लिए एप्पल है, पोटैटो हैं, या ब्रिंजल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कोई भी हो सकती हैं। तो जब आप इनको कट करके रखते हो, ठीक है, आपने कट करके वो कट पीस ऐसे ही रख दिए, आप थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करते हो? उनके ऊपर एक अजीब सी लेयर से हो जाती है, मतलब इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। तो हम इसका मतलब क्या रीज़न हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके जो कलर वगैरह है वो टोटली चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑफ द एसिड्स प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंसेज। इनके अंदर जो एसिड्स या कुछ केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ नए सब्सटेंसेज बनाते हैं, और वो अगर नए सब्सटेंसेज बनेंगे तो ही तो इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है ना, और कुछ नया बन गया। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जब आप किसी भी फ्रूट के कट सरफेस को ओपन रखते हैं, सो इट देयर इज़ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस इन दैट। कि जैसे एप्पल के अंदर क्या होता है आपका? मैलिक एसिड होता है। वो मैलिक एसिड जो है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, और उसके ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन सी ऐसे अजीब सी वो लेयर हो जाती है, या कलर चेंज हो जाता है। ऐसी पोटैटो या ब्रिंजल जो है उनको कट करने के रखने पर वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। और थर्ड हम बात करते हैं अपना डाइजेशन ऑफ फूड का। अभी वैसे मैंने बात की थी ना फूड की, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आपने सेकेंड चैप्टर जब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा था तो वहाँ पे यही था ना कि हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड ईट करते हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करते करते, ब्रेक डाउन करते करते सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी जो है वो इजीली अब्जॉर्ब कर देती है। तो ये भी आपका क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज, क्योंकि डाइजेशन के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो हैं वो पेप्टोन्स में, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो अब हमें इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि केमिकल चेंज क्या होता है। ये एक परमानेंट चेंज है, इसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, और जो न्यू सब्सटेंसेस हैं
वो अपने ओरिजिनल सब्सटेंसेस से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनका प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग हैं, उनकी कंपोजिशन भी टोटली अलग होती है। इसके अलावा जो हमारे केमिकल चेंजेस हैं वो परमानेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हम सिंपल तरीके से उनको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दे आर परमानेंट, ऑल्सो दे आर इरिवर्सिबल। मोस्टली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी का भी जो चेंज है ना वो होता है कि या तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, सनलाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। या अगर हम रिलीज की बात करें तो जैसे एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स में यहाँ पे आपकी हीट, लाइट, गैसेस, तो हीट, लाइट ये क्या है, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो केमिकल चेंजेस के अंदर ऑल्सो देयर इज अ नेट चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का चेंज भी होता है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ऑल्सो केमिकल चेंज के अंदर साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज। तो हमारा ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। Okay, now move on to our next topic, which is rusting of iron. Yes, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन पे रस्ट लग जाना। आयरन पे जब जंग लग जाता है ना, ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उस फिनोमिना को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन द process of rusting of iron? That when the iron objects, वो आयरन ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, आयरन रेलिंग्स हो सकती हैं, ग्रिल्स हो सकती हैं, आयरन पाइप्स हो सकती हैं, मतलब एनी आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट इन अ मॉइस्ट एयर, जब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट एयर में रखते हैं, मॉइस्ट एयर का मतलब मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, ठीक है, जहाँ पर वाटर भी हो प्लस एयर भी हो तो उसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर मतलब वाटर प्लस एयर, देन इट गेट्स कवर्ड विद अ ब्राउन सब्सटेंस। तो उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है एंड दैट ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और उस ब्राउन कोटिंग को हम क्या कहते हैं, रस्ट। रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको आप हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कुछ भी बोल सकते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट इज Fe2O3.XH2O। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोबारा ध्यान से देखिए बेटा। Fe2O3 ये आपका फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe स्टैंड फॉर आयरन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड H2O स्टैंड फॉर वाटर। यहाँ पर X क्या है, X बेसिकली एक वेरिएबल होता है, एक इंटीजर होता है। X की वैल्यू 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर वेपर मतलब अवेलेबल है, ठीक है। सो जब भी किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम एक मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस ब्राउन कलर की लेयर को हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब हम इसकी एक केमिकल इक्वेशन को समझेंगे। सो वो केमिकल इक्वेशन क्या है आपकी, Fe स्टैंड फॉर आयरन। आयरन को हमने मॉइस्ट एयर में रखा, मॉइस्ट एयर का मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्लस
वाटर, दोनों अवेलेबल हों। वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है ना, वाटर वेपर्स कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x लगाया है। और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज Fe2O3.XH2O। अब इसको हम अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ Fe2 है, आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ 1 है तो इसके आगे 2 लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 और 3 को अगर आपने बैलेंस करना है तो इस 2 को तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 3 2 जा 6, और यहाँ ये कितना है आपका 3 है, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। लेकिन अब आयरन देखें तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया है, तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा, यू विल गेट 4। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ध्यान से देखिए, 4 आपके एटम्स हैं आयरन के, वो रिएक्ट करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ, और वाटर जो है वो वेरिएबल है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। और आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, रस्ट, ठीक है, 2Fe2O3.XH2O। दिस इज द रिएक्शन दैट हाउ आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर, कि आयरन कैसे मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और कैसे रस्ट बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। आपने अपने घरों में या आसपास आयरन के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे ना, उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर्स होती हैं, तो वही आपका जो होता है वो रस्ट होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन ये किस टाइप का चेंज होगा, इट विल बी अ फिजिकल चेंज और इट विल बी अ केमिकल चेंज। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो आप अपने आप बता पाएंगे दैट इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन होती है। आयरन मॉइस्ट एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है केमिकली, उसके बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। सो वी कैन से दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। अब हमारे पास अगली बात आती है कि जो ये रस्ट होती है ये क्यों नुकसानदायक होती है। बिकॉज जो रस्ट होता है ना वो धीरे धीरे आयरन सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है और ये अपने आप हटता जाता है, फिर और आयरन नीचे वाला वो दोबारा रस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग टाइम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट लगता रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और ग्रेजुअली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी और फाइनली वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। और लेकिन अब हम अपने वर्ल्ड में देखें तो आयरन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है, बहुत ही यूज़फुल मेटल है, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हम आयरन को रस्ट से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही रहेगा, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट, कि कैसे हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्ट लगने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ नए मेथड्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि हम क्या करें, जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है उसको पेंट करके, बाय पेंटिंग और बाय ग्रीसिंग, हम आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट लगने से बचा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आयरन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करके या फिर ग्रीस लगा के। अब पेंट करना ये तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप सबने देखा होगा आपके घरों में आयरन के गेट्स होते हैं, ठीक है, डोर्स होती है, विंडोज़ होती हैं, ग्रिलिंग होती है, तो उनके ऊपर पेंट करवाया जाता है ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद। वो पेंट में, क्योंकि पेंट के अंदर ऑयल मिक्स होता है और ऑयल जो है ना वो आयरन सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे आयरन एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। और अगर आयरन एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगेगा। एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट से बचाने के लिए, बाय पेंटिंग, उसके ऊपर पेंट करके, और बाय ग्रीसिंग। ग्रीसिंग जैसे आपने देखा होगा व्हीकल्स जो होते हैं या हमारी फ़ैन की मोटर वगैरह, इनमें हम लोग ग्रीस डलवाते हैं ना,
वो किस लिए डलवाते हैं, क्योंकि ग्रीस के भी एक लेयर बना लेती है जिससे आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और उस पर रस्ट नहीं लग पाता। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड। सेकेंड हमारे पास मेथड आता है गैल्वेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस गैल्वेनाइजेशन मेथड? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बाय मेकिंग अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन iron object. So galvanization is a method of preventing iron from rusting. Galvanization एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, हम आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। कैसे? हम जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, किसके ऊपर? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो जिंक होता है ना वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग करती जाती है तो आयरन जो है वो नीचे रह गया, वो एक्सपोज ही नहीं हुआ। ठीक है, जिंक एक्सपोज होता है एयर और वाटर के कांटेक्ट में, तो जिंक की कोटिंग की वजह से आयरन जो है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता। अगर आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है, जब वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। बहुत सारी बकेट्स वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, ठीक है, या जो आपकी वाटर पाइप्स होती हैं तो वो मोस्टली गैल्वेनाइज्ड होती हैं। गैल्वेनाइज्ड का मतलब उनके ऊपर, मतलब होती तो वो आयरन की हैं बट उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है जिससे वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और आयरन पे रस्ट भी नहीं लगता और वो काफ़ी सालों तक ख़राब नहीं होती है। थर्ड हमारा एक मेथड आता है, वैसे तो हम इसमें और भी कई सारे मेथड्स पढ़ते हैं, लेकिन हम अगर सिंपल मेथड की बात करें तो वो आपका एक मेथड आता है एलॉइंग का। नाउ व्हाट इज दिस एलॉइंग? एलॉय, आपको ये वर्ड देखना है, एलॉय। एलॉय बेसिकली क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विद अदर मेटल और अ नॉन मेटल, कि जब हम किसी मेटल को दूसरी मेटल्स के साथ या फिर किसी मेटल को नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो जो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनेगा उस न्यू सब्सटेंस को आप एलॉय कहेंगे। क्या कहेंगे? एलॉय। और एलॉय बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। तो हम आयरन मेटल को प्योर मतलब यूज़ करने की बजाय उसके एलॉयज बना लेते हैं और वो एलॉयज जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आयरन से काफ़ी चेंज हो जाती हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। और उनमें क्या होता है कि एलॉय की प्रॉपर्टी होती है, उनमें जंग नहीं लगता, उनमें रस्टिंग नहीं होती है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स हैं, ये हम सब अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं। जो घरों में स्टील के बर्तन होते हैं ना, बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। तो इसमें बेस मेटल तो आयरन ही रहती है, लेकिन आयरन के साथ साथ उसमें कोबाल्ट की, निकल की, ठीक है, इनकी कुछ कुछ परसेंटेज मिक्स कर दी जाती है। किया कैसे जाता होगा इसको? हम एलॉय बनाते कैसे होंगे? तो सबसे पहले जैसे आयरन है, ठीक है, उसको मोल्टन स्टेट, गरम स्टेट में पिघला के एक बड़े उसमें रखा जाता है कंटेनर में, और फिर उसमें फिक्स प्रपोर्शन दूसरी मेटल्स का, जैसे कि कोबाल्ट है, निकल है, जो हमने इसमें मिक्स करनी है, उनकी फिक्स परसेंटेज उस गरम मोल्टन उस आयरन के अंदर मिला दी जाती है और फिर उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो हमारे पास इस तरीके से क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन से काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आयरन से बहुत ही अच्छी होती हैं कि इस पर रस्ट नहीं लगता। घरों में स्टील के बर्तन पे आपने कभी देखा है रस्ट लगा हो? लेकिन अगर हम स्टील की बजाय सिर्फ आयरन के बर्तन यूज़ करें तो ऑब्वियसली उन पे जंग लग जाएगा। तो एलॉइंग इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन से और एलॉइंग से, जिनसे हम आयरन को रस्ट लगने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन, की रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है और कैसे हम आयरन को रस्ट लगने से बचा सकते हैं।
अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, एंड दैट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. नाउ अंडरस्टूड दिस टर्म क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस. कि किसी भी सब्सटेंस के हम जब प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्योर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी सब्सटेंस की एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप जिसको कि क्रिस्टल कहा जाता है, और किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो होती है उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा. आपको पता है बेटा साल्ट हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी गेट द साल्ट. नमक हमें कहाँ से मिलता है? आई थिंक सबको पता होगा दैट वी गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर. साल्ट हम सबको कहाँ से मिलता है? समुद्र के पानी से, सी वाटर से. डू यू नो बाय विच प्रोसेस वी गेट साल्ट फ्रॉम द सी वाटर? कि हम साल्ट को सी वाटर से कौन सी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकालते हैं, एंड दैट प्रोसेस जो होती है वो आपकी यही होती है क्रिस्टलाइजेशन. कि हम करते क्या हैं, जो सी वाटर होता है उसमें से साल्ट के, नमक के प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं. तो कैसे किया जाता होगा? सी वाटर को लेते होंगे, ठीक है, उसको अच्छे से गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं. कब तक बॉईल करते रहते हैं? जब तक हमारे पास लास्ट में एक फिल्ट्रेट नहीं बच जाता. फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं. धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ साथ इवेपोरेट होती रहती हैं उसमें से, और फाइनली जब हम उसको लास्ट में रेजिड्यू जो हमारा बचता है उसको पूरा जब कूल हो जाता है तब हमें क्या मिलता है? वी गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट. जो साल्ट हम घर में यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपका कहाँ से मिलता है? हमें सी वाटर से मिलता है. और कौन सी प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो ये क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शुगर के, यूरिया के, कॉपर सल्फेट के, तो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, इसमें मैं आपको एक कॉपर सल्फेट का समझाती हूँ कि कैसे हम कॉपर सल्फेट को के प्योर क्रिस्टल्स को ले सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ बीकर. नाउ ऐड सम वाटर इन दिस बीकर. तो सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर में क्या डाल दिया हमने? सम वाटर, कुछ पानी डाला हुआ है. नाउ वी विल ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4. दिस इज अवर और मैंने डाइल्यूट लिया है. आपने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स आपने चैप्टर 5 में स्टडी किए हुए हैं. सो मैंने ऐड किया है इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब हम इसको एक बर्नर पे रखेंगे, जिस नीचे से जो हीट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है, यहाँ बर्नर, और यहाँ हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया जिसके नीचे बर्नर है और ये हीट हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे वाटर हीट होता जाएगा, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आफ्टर हीटिंग दिस सॉल्यूशन. इसमें वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड है. नाउ वी विल ऐड सम कॉपर सल्फेट पाउडर. क्या ऐड किया है हमने इसमें? कॉपर सल्फेट का पाउडर, जो कि ब्लू कलर का होता है. नीचे आपका ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, नीचे बर्नर आपका वर्क कर ही रहा है. ठीक, धीरे धीरे आप इसको स्टिर करते जाइए, हिलाते जाइए, मिक्स करते जाइए. जब मिक्स होता जाएगा उसके बाद इसको ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है. फाइनली जब इसमें थोड़ा सा फिल्ट्रेट बच जाएगा, आप उसको चाइना डिश में कलेक्ट कर लीजिए. ये आपके पास जो वो फिल्ट्रेट बचा है ना, वो है.
आपने इसको किसने कलेक्ट कर लिया, एक चाइना डिश में। चाइना डिश आपकी एक बाउल शेप की होती है जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। अब इसमें जो फिल्ट्रेट है उसको कम से कम 1 और 2 डेज़, ठीक है, 24 से 48 घंटे के लिए उसको अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसको किस पे लेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर हम इसको डाल लेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे, वी विल गेट सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इस तरीके से हम ये मेथड क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट का पाउडर था, हमने उससे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लिए। और कौन से मेथड से बनाए हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हम साल्ट के, यूरिया के, शुगर के, इन सब के क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर चैप्टर 6, ठीक है, जिसमें हमने फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।